मेरा बेटा शादी ही नहीं करता था, कहता था मेरे लिए कोई गूंगी लड़की ढूंढो। बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली जो गूंगी थी। मैं उसे जल्द ही ब्याह कर ले आई, मगर रात होते ही मेरा बेटा और बहू छत पर सोने चले जाते। कहते नीचे गर्मी लगती है, मगर जब बहू नीचे आती तो बहुत थकी हुई होती और इशारे से मुझे जब कुछ भी समझाना चाहती तो मेरा बेटा उसे डांट कर अंदर ले जाता। अब मुझे शक होने लगा था क्योंकि बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक रात बूढ़ी हड्डियों के साथ हिम्मत की और ऊपर छत पर पहले से ही छुप कर बैठ गई। कुछ देर बाद बहू और बेटे को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं तो अपने बेटे की इस जिद से अब तंग आ चुकी थी कि मैं जब भी उसे कहती कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़की तलाश की है जो बहुत ही खूबसूरत है, तो मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता, अम्मी मुझे हसीन लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक गूंगी लड़की चाहिए, मैं गूंगी लड़की को ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। पहले पहल तो मुझे यही लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे और लड़कियां पसंद करती रही। मैंने एक लड़की पसंद कर ली थी। जब बेटे को उसकी तस्वीर दिखाई तो वो कहने लगा, अम्मी क्या है ये लड़की गूंगी है? मैं इसकी बात सुनकर हंस दी और बोली, नहीं नहीं, माशाल्लाह से लड़की बहुत प्यारा बोलती है, इसकी आवाज़ बिल्कुल कोयल सी है। तो मेरा बेटा गुस्से से बोला, अम्मी आप मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत करें, मैंने जब कह दिया है कि मुझे गूंगी लड़की से ब्याह करना है तो फिर आप मेरी मान क्यों नहीं लेती? अब मैं चौंक गई थी, क्या सच में मेरे बेटे की यही मर्ज़ी थी? मैं बोली, फ़िज़ान ऐसी भी क्या बात हो गई, तुम्हें गूंगी बीवी क्यों चाहिए? वो कहने लगा, अम्मी मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे इल्म है कि औरतों की ज़बान के आगे खंदक होता है, वो एक बार बोलना शुरू कर दें तो फिर उनको कोई चुप नहीं करवा सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का ये सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। अव्वल तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, फिर भी आपकी खुशी के लिए रज़ामंद हो गया हूँ, इसलिए मुझे गूंगी बीवी ही चाहिए। मैं अजीब परेशानी में घर गई थी, क्योंकि मैं फ़िज़ान को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो शुरू से ही बड़ा संजीदा मिज़ाज लड़का था, हर वक्त गहरी सोच में डूबा रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। उसने कभी बिला वजह हंसी मजाक भी नहीं किया, इसलिए अब मैं उसकी इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी कि वो ये सब बातें मजाक में कर रहा है। उसकी हर बात पत्थर पर लकीर होती थी। मैं बोली, फ़िज़ान बेटा अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक काम को लड़की तलाश कर लूँगी। वो कहने लगा, अम्मी आखिर गूंगी लड़की से शादी करने में क्या हर्ज है? क्या गूंगी लड़कियां इंसान नहीं होती? मैं बोली, बेटा ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो अगर मैं तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली तो लोग हम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि फ़िज़ान में न जाने ऐसी किस चीज़ की कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली। वो कहने लगा, अम्मी मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की, मुझे लोगों की बातों से कोई सरोकार नहीं है, मैं शादी करूंगा तो गूंगी लड़की से ही करूंगा। मैंने फ़िज़ान की ज़िद के आगे हथियार डाल दिए, मगर अब असल मसला ये था कि मैं उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढती। खैर मैंने उस मकसद के लिए कमर कस ली थी। मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द मेरे घर में बहू आ जाए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था दुनिया में। मैं चाहती थी कि उसका घर अपने सामने बसा जाऊं। फिर ये भी एक वजह थी कि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। मेरा फ़िज़ान अभी 2 बरस का ही था जब उसके अब्बू इंतकाल कर गए थे। मैं जवान भी थी और हसीन भी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि मैं दूसरी शादी करके घर बसा लूं, मगर मैं फ़िज़ान की वजह से ये कदम उठाने से बाज रही। अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे फ़िज़ान से इस कदर प्यार था कि मैं उसके लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान करने पर रज़ामंद हो गई। जब भी मुझसे कोई कहता कि तुम दूसरी शादी कर लो, तब मेरे ज़हन में यही ख़्याल आता कि अगर मेरे दूसरे शौहर ने मेरे बेटे का ख़्याल ना रखा तो? अगर उसने कभी मेरे फ़िज़ान को झिड़क दिया तो मैं क्या करूँगी? बस इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। मुझे फ़िज़ान से बहुत सी तवक्कुआत थीं। मैंने अपने घर का माहौल बड़ा दोस्ताना सा रखा था। मैं चाहती थी कि मैं उस फ़िज़ान दोस्तों की तरह रहें और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, मगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही। न जाने फ़िज़ान क्यों बहुत खोया खोया सा रहता था। शुरू में तो मैं यही समझती थी कि बच्चा है, बाप की कमी महसूस करता है, जब बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई। फ़िज़ान सुधरने की बजाय मज़ीद अपनी ज़ात में खोने लगा। अब मैंने सोचा था कि किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी करूंगी जो बहुत हंसमुख सी हो। चलो हम दोनों सास बहू का वक्त अच्छा गुजर जाया करेगा, मगर मेरे उस अरमान पर भी फ़िज़ान ने पानी फेर दिया।
ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی فضان کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا۔ میں اب اس کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈنے لگی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ گونگی لڑکی کو ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کرانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک گونگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ میں جس کسی کو گونگی لڑکی کا کہتی، وہ آگے سے کہنے لگی، ارے چھوڑو تم گونگی لڑکی، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی ایم اے پاس ہے۔ تو کوئی کہنے لگی کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرو، 2-4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نپٹایا تھا، پھر تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ یہ فقیرنی پچھلے 6 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ وہ میرے گھر میں بھی داخل ہو جایا کرتی تھی اور مجھ سے حال احوال بھی دریافت کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، باجی کیا بات ہے، بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دکھ کو سن بھی لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ میں بولی، حاجرہ کیا بتاؤں، بیٹے کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں کہ بوڑھی ہڈیوں میں اب گھر کے کام کرنے کی ہمت نہیں رہی، مگر میرا بیٹا تو ضد لگائے بیٹھا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے ہی کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ رشتے کرانے والی عورتوں سے کہتی ہوں تو وہ بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں؟ میں بولی، ہاں کہو۔ وہ بولی، باجی یہ بات پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بس آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں، اگر میری بات ناگوار گزرے تو مجھے نادان سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ میں بولی، کیا ہو گیا ہے حاجرہ، اتنی پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو، سیدھی طرح کہو کیا کہنا ہے؟ وہ بولی، باجی میری بھی ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے بھی کم عمر، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی ہاتھ دے دوں گی۔ میں حاجرہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، باجی گستاخی معاف کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے چلی گئی۔ لیکن میں سارا دن اس فقیرنی کی بات کے متعلق سوچتی رہی۔ مجھ سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ساری بات فیضان کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت فیضان کام سے واپس آیا تو میں بولی، فیضان تم سے ایک بات کرنا تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی امی بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بولی، تمہیں گونگی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، امی مجھے گونگی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہاں اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں بولی، فیضان وہ حاجرہ ہے نا، وہ فقیرنی جو ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، میں نے آج اس سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ میں نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کیسے بیاہ لاؤں، مگر پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں، اگر تمہیں اعتراض نہیں تو میں اسے ہی اپنی بہو بنا لوں گی۔ میری بات سن کر فیضان جھٹ سے بولا، امی آپ کو اسی وقت حاجرہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھ آنے تھے، اب مجھے مزید 8 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ امی اگلی جمعرات وہ جیسے ہی آئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلی جائیں۔ میں بولی، فیضان تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو پھر بعد میں مجھ سے گلہ کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی پسند کر لی ہے۔ بیٹا وہ ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے زیادہ صفائی ستھرائی کا بھی علم نہیں ہوگا۔ فیضان کہنے لگا، امی آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ فیضان اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔
जबकि मैं फिज़ान के मुतल्लिक़ सोचने लगी। न जाने उसे क्या हुआ था कि वो एक फ़कीरनी की बेटी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर दिन गुज़रते रहे, मैंने महसूस किया कि गुज़रते वक़्त के साथ फिज़ान की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे इतना कह दिया था कि जैसे ही हाजरा भीख माँगने आए, आप उसे घर रोक लीजिएगा और मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। वो गरीब लोग हैं, उन्होंने शादी की तो कोई तैयारी नहीं करनी होगी। हम अपने साथ मौलवी साहब को लेकर जाएँगे और लड़की को ब्याह कर ले आएँगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर मुझे ये मामला अब पेचीदा लगने लगा था। पहले तो मेरा बेटा शादी के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था और उसने इतनी जल्दी मचा दी थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। खैर, यूँ ही चंद दिन गुज़रे और जुमेरातें भी आ गई। मैं नाश्ता बनाकर फ़ैज़ान का इंतज़ार करती रही। वो सुबह सवेरे ऑफ़िस के लिए उठ जाता था, फिर हम दोनों माँ बेटा मिलकर नाश्ता किया करते थे। मैंने काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया। जब वो ना आया तो सोचा कि क्या पता आज उसकी आँख ही ना खुली हो, इसलिए फ़ैज़ान के कमरे में चली गई। मैंने उसे 1-2 आवाज़ें दीं तो वो उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से उठो, तुम्हें ऑफ़िस के लिए देर हो रही है। फ़ैज़ान कहने लगा, अम्मी मैं आज ऑफ़िस नहीं जाऊँगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि फ़ैज़ान तो कभी बिला वजह ज़रूरत छुट्टी ही नहीं किया करता था। मैं बोली, क्या बात है फ़ैज़ान बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? वो बोला, जी, जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज वैसे ही ऑफ़िस जाने को दिल नहीं कर रहा। मैंने सर हिला दिया और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे फ़ैज़ान भी आ गया। वो कहने लगा, अम्मी हाजिरा कितने बजे तक हमारे मोहल्ले में भीख माँगने आती है? कहीं ऐसा ना हो वो चली भी जाए और हमें कुछ खबर भी ना हो। मैं अब सारी बात समझ गई थी। मैं बोली, फ़ैज़ान उसने जब आना होगा वो आ जाएगी, तुम्हें बिला वजह उसकी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो मुझे अब फैज़ान पर गुस्सा आने लगा था। उसने नाश्ता किया और चुपचाप घर से निकल गया। मैं खुद को घसीट-घसीट कर घर के काम-काज करने लगी। यूँ ही दोपहर से शाम होने को आ गई, मगर फैज़ान अभी तक घर वापस नहीं आया। मुझे उसकी बेइंतहा फ़िक्र हो रही थी। मैं असर की नमाज़ पढ़कर अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी कि घर का दरवाज़ा खुल गया। फैज़ान की चहकती हुई सी आवाज़ मेरी समातों से टकराई। वो बोला, अम्मी आप कहाँ हो? देखें मैं अपने साथ किसको लाया हूँ। मैंने जल्दी से सलाम फेरा, मुड़कर देखा सामने ही फ़ैज़ान के साथ हाजरा खड़ी थी। मैं बोली, फ़ैज़ान तुम सुबह से कहाँ गायब थे? वो कहने लगा, अम्मी मैं तो सुबह से हाजरा के इंतज़ार में गली में खड़ा था। शुक्र है अब ये आ गई है तो मैं इसे जल्दी से घर ले आया हूँ। अम्मी आप तो फ़ारिग ही हो गई होंगी ना? अगर मसरूफ़ हैं तब भी सारे काम-काज छोड़कर आ जाएँ, हम हाजिरा के घर चलते हैं। आज का दिन भी नेक है, निकाह हो जाएगा तो अच्छा है। मैं अपने बेटे की शक्ल देखती रह गई। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फ़िज़ान आगे बढ़ा और उसने मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन खींचते हुए मुझे उठाने लगा। मैंने उसे इशारा किया कि वो मेरे साथ कमरे में आ जाए। वो कमरे में आया तो मैं बोली, फ़िज़ान इसमें हाजिरा के साथ जाकर इसकी बेटी को देख आती हूँ, न जाने वो तुम्हारे लायक भी है या नहीं। अगर ये रिश्ता मेरी समझ में आ गया तो कल हम दोनों माँ बेटा जाकर उस लड़की को रुखसत कर लाएंगे। फैज़ान ने ज़ोर-ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी करूँगा तो हाजिरा की बेटी के साथ ही करूँगा और आज ही करूँगा। आप उठें, हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। मैं शशोपंज का शिकार थी। मैं बोली, फ़िज़ान क्या है? क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जी अम्मी ये मेरा हतमी फ़ैसला है और इसका जो जो भी नतीजा निकलेगा मैं उसे बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आप टेंशन ना लें, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। मैं अब अपनी औलाद के आगे बेबस हो चुकी थी, इसलिए सर पर बड़ी-सी चादर और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर ही हाजिरा बैठी थी जो मेरे घर का जायज़ा ले रही थी। खैर फ़िज़ान ने मोहल्ले के मौलवी को साथ लिया और अपने दोस्तों को गवाह के तौर पर लिया। हाजिरा हमें शहर से दूर वीराने में ले आई, जहाँ जा-बजा गंदगी के ढेर फैले हुए थे। मैं खुद को कोसने लगी कि मैंने इस रिश्ते के बारे में फ़िज़ान को क्यों बताया। खैर बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां बेशुमार झुग्गियां लगी हुई थीं। हाजरा हमें एक झुग्गी में लेकर गई। वो झुग्गी बच्चों से भरी पड़ी थी। फिर हाजरा ने अपनी बेटी को आवाज़ दी,
डी कहने लगी, सकीना कहाँ हो, इधर आ जाओ। थोड़ी देर बाद हम एक कम उम्र सी लड़की हमारे सामने आ गई। वो उठी खूबसूरत थी कि उसको देखकर जी नहीं भरता था। हाजरा कहने लगी, बाजी ये मेरी बेटी है सकीना, ये गूंगी है। मैंने सकीना को देखा तो जी चाहा कि इसको फ़ौरन अपनी बहू बनाकर साथ ले जाऊं। मैं हाजरा से बोली, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई है। फिर मैंने फिजान से आंखों ही आंखों में उस रिश्ते के मुतल्लिक इस्तफसार किया तो उसने भी हामी भर दी। यूं ये निकाह शुरू हुआ। हाजरा ने हमारी खातिर तवाज़ो ताज़ा ताज़ा जलेबी से की। यूं बड़ी सादगी से मैंने फिजान की बीवी ब्याह कर ले आई। सकीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, मगर उसका लिबास इतना अच्छा नहीं था, कह दूं कि वो हमारे घराने के मुताबिक नहीं था। मैंने उसके लिए रेडीमेड चंद कपड़े लिए, उसके लिए सुर्ख रंग का फ़िराक भी ख़रीद लाई और फिर उसे हिदायत की कि अच्छी तरह से गुस्ल कर लो, अपने बालों को 2-3 बार शैम्पू के साथ धो लो ताकि उसमें थोड़ी सी चमक आ जाए। उसने सर हिला दिया और नहाने के लिए चली गई। वो आधे घंटे के बाद जब बाथरूम से बाहर निकली तो वो बिल्कुल पहचानी ही नहीं जा रही थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी। मैं मुस्कुरा कर बोली कि बेटा, हमारे घर में सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तुम्हारे शौहर को भी सफाई बहुत पसंद है, इसलिए तुम हमेशा साफ सुथरी रहना। उसने फिर से सर हिला दिया। मैं सोचने लगी थी कि काश ये बातें करती तो मुझे कितना अच्छा लगता। खैर, मैं सकीना को फिजान के कमरे में छोड़ आई। मेरा दिमाग से मुंह बोझ उतर गया। मेरा बेटा शादी कर चुका था, ये बात मुझे अंदर ही अंदर से बहुत मुतमईन लग रही थी। अगर अब मुझे मौत आ भी जाती तब भी मुझे ज़्यादा परेशानी ना होती, क्योंकि अब मैं अपने फ़र्ज से दोष हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो मेरी आंखों के सामने आज का सारा मंजर घूम गया। न जाने फिजान ने ऐसा क्यों किया था। एक तरफ तो वो शादी करने पर रजामंद ही नहीं हो रहा था और अब उसने हथेली पर सरसों जमा ली थी। मैं उस लड़की के लिए बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि क्या करना चाहता था वो और क्या कर रहा है। खैर, मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए लेट गई। सुबह से मैंने अपनी बहू के बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में दे आई। फिजान बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई शर्माई सी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसने सर हिला दिया तो मैं कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी ही देर बाद फिजान नाश्ते के बर्तन बाहर ले आया। मैं बोली, फिजान बेटा, अपनी बहू कैसी लगी तुम्हें? वो मुस्कुराकर बोला, अम्मी, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी ही है। अभी थोड़ी सी नासमझ है, उसकी तरबियत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे हर चीज़ सिखा दूंगी। फिजान की बातें सुनकर मेरी तसल्ली हो गई। मेरा बेटा खुश था तो समझो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। फिजान घर से बाहर निकल गया तो सकीना मेरे पास आ गई। उसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और इशारे से कहने लगी कि आप ये बर्तन छोड़ दें, इनको मैं धो दूंगी। मैं बोली, नहीं बेटी, अभी तो मैं तुम्हें अपने घर में पूरा पूरा आराम करवाऊंगी, फिर तुमसे मीठा बनवाऊंगी और फिर तुम काम करती रहना। मुझे ये बताओ, तुम्हें खीर बनानी आती है? खैर, तुम्हारे शौहर को बहुत पसंद है। उसने उदासी से नफ़ी में सर हिलाया तो मैं बोली, फ़िक्र की बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। 2-3 दिन ठीक ठाक गुजर गए, मगर जूं ही रात हुई तो मेरा बेटा बोला, अम्मी, आज मैं और सकीना छत पर सोएंगे। कल भी सारी रात बहुत गर्मी लगती रही। मैं फिजान की बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि सर्दियों की आमद आमद थी। अब तो मैं भी कमरे में सोने लगी थी। रात को उठकर कमरे का पंखा भी बंद कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगने लगती थी। खैर, मैंने फिजान से ये बात नहीं कही कि मुझे लगा शायद मियाँ बीवी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी वो छत पर जाने की बात कर रहा है। वो दोनों मियाँ बीवी छत पर चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब सकीना नीचे आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो उस टाइम बड़ी हशाश पिशाश थी।
मैंने सकीना का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा क्या बात है, तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, क्या बात है, ऊपर सर्दी तो नहीं लगी? सकीना मुझे इशारे से कुछ बताने लगी तो फिजान ने उसे झिड़क दिया और बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करने खड़ी हो गई हो, चलो अपने कमरे में मुंह हाथ धोकर बाहर निकलना। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे फिजान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, मगर मैंने सर झटक दिया और नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता लेकर जब मैं फिजान के कमरे के पास पहुंची तो मेरी समातों से उसकी आवाज़ टकराई। वो गुस्से से गर्रा रहा था, कहने लगा, सकीना एक बात तुम याद रखना, हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ भी है वो हम दोनों के ही दरमियान रहना चाहिए। मैं तुम्हें उस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरी पर्सनल बातें मेरी वालदा से या अपनी वालदा से शेयर करती फिरो। तुम ये ना समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे इल्म नहीं होगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया है। अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा मालूम हुआ भी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो फिजान की ये बात सुनकर दंग रह गई। मैं थोड़ी देर बाद गिला खड़काकर उनके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने फिजान बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि सकीना के साथ भी हंस हंस कर बातें कर रहा था। मैं उनको नाश्ता देकर बाहर आई और सोचने लगी कि न जाने फिजान की तरबियत में मुझसे कहाँ कमी रह गई है। चंद दिन गुजरे तो सकीना ने मुझसे ज़िद की कि वो अब घर के काम काज करना चाहती है, इसलिए वो खीर सीखना चाहती थी। मैंने भी उसका बार ज़्यादा इनकार नहीं किया और उसे साथ किचन में साथ ले गई। हम दोनों मिलकर काम कर रही थीं। तभी मैंने अपनी बहू के चेहरे को बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लगा, आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे, जो उसकी बेख्वाबी के गवाह थे। चेहरा ज़र्द हो गया था उसका। मेरे घर में हर चीज़ थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, मगर सकीना मेरे घर में आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। उससे तो अच्छी उसकी सेहत झुग्गी में थी, जहाँ उसकी माँ मांग कर लाती थी मगर अपने बच्चों का पेट भर देती थी। आज भी फिज़ान ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि तफसीली तौर पर सकीना से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैं बोली, बेटा खाना पेट भर कर नहीं खाती तुम, ऐसा लगता है कि शायद मेरे हाथ की हांडी तुम्हें पसंद नहीं आती। उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया और मुझे इशारों से बताने लगी कि मैं तो पेट भर कर खाना खाती हूँ, आप बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं। मैं बोली, फिर तुम इस कदर कमज़ोर क्यों हो गई हो? तुम्हारी अम्मी जब मुझसे पूछेंगी कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है तो मैं उससे क्या जवाब दूंगी? सकीना की आंखें एकदम से भीग गईं। उसने मुझे इशारे से बताया कि मुझे फिजान से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं बोली, क्यों, फिजान से डर क्यों लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है? सकीना एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उस बच्ची की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं बोली, क्या बात है सकीना, मुझे खुलकर बताओ, मैं फिजान के कान खींचूंगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे समझाने लगी कि आप इन बातों का जिक्र फिजान से मत कीजिएगा, नहीं तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद मैंने भी सकीना से मज़ीद जांच पड़ताल नहीं की। शाम में फिजान आया तो मैं उन दोनों मियाँ बीवी के तमाम मामलात का गौर से जायज़ा लेने लगी। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि उनके दरमियान कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं उस राज से पर्दा हटा कर ही रहूँगी। रात हुई तो फिजान और सकीना छत पर सोने के लिए चले गए, जबकि उसी शशोपान में मुब्तला थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैं उस फैसले पर पहुंच गई कि मुझे छत पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। यूं मैं घंटों की मरीज बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ने लगी। एक एक कदम उठाकर जब मैं छत के ऊपर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर दहल गई थी। एक बड़ा सा गोल दायरा था जिसके इर्द गिर्द आग जल रही थी। उस गोल दायरे में सकीना बैठी थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि फिजान दायरे के बाहर खड़ा कुछ तेज़ तेज़ पढ़ रहा था। वो अजीब सी ज़बान थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं मज़ीद आगे बढ़ी तो देखा कि सकीना को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। मैं आगे बढ़ी और सकीना को उसी हाल से
निकालने की कोशिश करने लगी। इतनी देर में फिजान की नज़र मुझ पर पड़ी। वो एकदम से चीख पड़ा, बोला, अम्मी पीछे हटें, सकीना के करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मेरी इतनी रातों की मेहनत ख़राब हो जाएगी। मैं बोली, फिजान सकीना मर जाएगी। फिजान कहने लगा, अम्मी अगर सकीना बच गई तो मैं मर जाऊँगा। मैंने अपनी सारी जवानी काले जादू की किताबें पढ़ने में गुजार दी। अम्मी मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि सब इंसानों पर मेरा ही राज हो। अम्मी देखें, मैं ये कामयाबी की दहलीज तक पहुँच गया हूँ, अब मेरा काम ख़राब मत कीजिए। मैंने इसीलिए गूंगी लड़की से शादी की थी ताकि वो आपको बता ना पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन न जाने आपको कैसे इल्म हो गया और आप यहाँ पर पहुँच गई। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे सामने सकीना आखिरी सांसें ले रही थी। मैं खौफज़दा सी आवाज़ में बोली, फिजान सकीना मर जाएगी। वो कहने लगा, अम्मी सकीना मर जाएगी तो आपका बेटा लाफानी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सकीना की जान बचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। वो ताकतें जो मैंने इतने अरसे से जमा कर रखी हैं वो मुझे अंदर ही अंदर से फना कर देंगी। मैं अब सारा किस्सा समझ चुकी थी। मुझे सकीना और फिजान में से किसी एक को चुनना था। ये वक्त बहुत कड़वा था। मैंने अगर थोड़ी और ताख़ीर कर दी तो सकीना मर जाती। वो बेगुनाह थी, मासूम थी, उसका इस सब से कोई कसूर नहीं था। फैसला सच, हक और बातिल का था। न जाने उस वक्त मुझ में इतना हौसला कैसे आ गया कि मैंने अपनी उजाड़े का फैसला कर लिया था। मैंने एकदम से सकीना को दायरे से खींचकर निकाल दिया। सकीना ज़मीन पर लेटी तड़प रही थी, जबकि मेरे बेटे ने अपने गले का मजबूती से थाम लिया। कोई था जो उसका गला दबा रहा था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, मगर उससे पहले ही मेरा बेटा ढेर होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उस एक लम्हे में मुझ पर क़यामत बीत गई। मेरा जवान जहान बेटा, मेरा बुढ़ापे का सहारा मर चुका था। सकीना बच गई थी। मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने सारे सबूत मौके से हटा दिए। मैं अपने बेटे को बेइज़्ज़त करके उस दुनिया से रुखसत नहीं करना चाहती थी। मैंने उस सबको यही बताया था कि मेरा बेटा हार्ट अटैक की वजह से मरा है। लोग उसकी जवान मौत पर गमज़दा थे। मैंने अपने बेटे के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी करवाई। मेरी बहू सकीना फिजान की इद्दत में बैठी है और दिन रात उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती है। मैंने सकीना को इजाज़त दे रखी है कि जैसे ही तुम्हें मुनासिब रिश्ता मिल जाए तुम दूसरी शादी कर लेना, मगर फ़िलहाल वो मेरे साथ ही रहना चाहती है। मैं ये हर लम्हा यही सोचकर गमज़दा होती रहती हूँ कि न जाने मेरे बेटे को खुदा के हज़ूर माफ़ी मिलेगी भी या नहीं।